बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक है। पीपीटी पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हैं, आप लोगों को समझाना ज़रूरी है क्योंकि पीपीटी में बंदा ज़्यादा वो डिटेल से तो पढ़ा देगा लेकिन समझाना उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होगा कोई भी एबनॉर्मेलिटी, बस इतना याद रखें। इसका मतलब होगा एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी किस चीज़ में? क्रोमोसोम के डिवीजन में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंसान के बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। टोटल होते हैं 46, ठीक है, जो कि 23 पेयर्स में होते हैं, मतलब 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 46 दो दो मिलके 23 जोड़े बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें वो इसी तरीके से होते हैं, मतलब एक और एक, ठीक है। इसी तरीके से टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो है वो बन के 23 पेयर्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये आप इसी तरह आगे जाएंगे 23 पेयर्स बनेंगे। इसमें जो है कुछ कंडीशंस होते हैं। सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होगा? जब ये दो क्रोमोसोम्स के बजाय यहाँ पे 3 क्रोमोसोम आ जाए या एक क्रोमोसोम आ जाए, इस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। मतलब क्या कि नॉर्मल कितने होने चाहिए? 2, ठीक है। लेकिन ये किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, सेल डिवीजन में किसी मसले की वजह से, या ये तो एक आया या फिर 3 आए, ठीक है, तो क्या होगा कि इस कंडीशन को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। फिर अगर 3 आए तो उसको हम अलग नाम कहते हैं, एक आया तो उसको हम अलग नाम कहते हैं। ये अलग फिर डिस्कशन है, ठीक है। लेकिन अपने नॉर्मल रेंज से हट जाना और मतलब 2 के बजाय 1 आना या 3 आया, ऐसे कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन है आपके पास पॉलीसोमी। पॉलीसोमी, पॉली का वर्ड आपने सुना होगा, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है। अब मेनी का वर्ड क्या होगा? मेनी आपको क्या शो कराता है कि 2 के बजाय, 2 क्रोमोसोम्स के बजाय कितने? 3 क्रोमोसोम्स आ गए तो क्या हो गए? मेनी हो गए, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीसोमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 एक्स और 1 वाई आ गया तो ये पॉलीसोमी है। अब कंडीशन का फिर जिन मरीज़ों में होता है वो अलग बात है, लेकिन पॉलीसोमी का मतलब क्या होगा कि जब 1 के बजाय या 2 के बजाय क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाए तो उस कंडीशन को हम पॉलीसोमी कहते हैं। अब इसको हम एन्यूप्लॉइडी में ही काउंट करते हैं, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन फिर ये वाला जो है फिर हम इसको पॉलीसोमी कहते हैं। पॉलीसोमी मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आना, ठीक है। मैनी का वर्ड याद रखें, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है। तो जब ज़्यादा आते हैं तो क्या होता है कि मतलब 2 के बजाय 3 या 3 से ज़्यादा आना या एबनॉर्मल आना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी जो है, ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। तो ये इसका मतलब कि जब 2 क्रोमोसोम्स के बजाय, ठीक है, जब क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ बनते हैं, उस क्रोमोसोम में एक और कॉपी आए, मतलब 2 के बजाय 3 आए, इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है मतलब जो स्पेशली जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं इनमें मसले आते हैं, ठीक है। अच्छा, मोनोसोमी है। मोनोसोमी का मतलब है 1, ठीक है। ये भी उसी एन्यूप्लॉइडी में आता है और इसमें 3 के बजाय क्रोमोसोम या 2 के बजाय जो नॉर्मल है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम जस्ट 1 आएगा। मतलब जो क्रोमोसोम होंगे इस तरीके से, जो 2 होने चाहिए, वो जब मोनोसोमी की कंडीशन होगी तो मोनोसोमी में जस्ट 1 क्रोमोसोम आएगा, याद रखें ये, ठीक है। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये ज़्यादातर फीमेल में होता है, एक तो ये बात याद रखें। और आपने ये बात जो है अपने जहन में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम जब ये पेयर में नहीं होते तो इस तरीके से ये 46 क्रोमोसोम वो डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 44 तक जब ये आते हैं, इन 44 क्रोमोसोम को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब ये कि आपके बॉडी के नॉर्मल क्रोमोसोम्स है ये, ठीक है। और आपके बॉडी के जो नॉर्मल मतलब हाथ पाँव और आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनाएंगे। लेकिन जो बाकी के 2 क्रोमोसोम है 45 और 46, वो आपके 6 क्रोमोसोम्स होते हैं। 6 क्रोमोसोम्स मतलब ये कि ये क्रोमोसोम जो है ये डिसाइड करेंगे कि ये जो बच्चा पैदा होगा
वो मेल होगा। ये बच्चे का जेंडर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब जो टर्नर सिंड्रोम है, स्पेशली ये वाला जो है 44, ये अगर ऐसे हैं, ठीक है, और 46 जो है ये ऐसे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल है, ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल में ये ज़्यादातर होता है, तो इफ़ेक्टेड फ़ीमेल होगी उसमें इस तरीके से एक क्रोमोसोम आएगा, क्योंकि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। याद रखें, टर्नर सिंड्रोम में 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। जो भी टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम इस तरीके से बनते हैं, और दूसरा जो उनका मतलब 23 पेयर होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये 2 पेयर जब उनके बनते हैं ना, तो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे एक है लेकिन दूसरा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब वाई है और एक्स है, तो ये वाला सही है, लेकिन ये मसला यहाँ पे है, सॉरी, जब ये दोनों बनेंगे तो ये एक्स और वाई आएगा, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो ये सिर्फ एक्स होगा। मतलब बॉयज़ में ये सही आ रहा है एक्स वाई, जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या दे रहे हैं, बॉय दे रहे हैं, लेकिन जब एक्स और ज़ीरो आ रहा है तो फिर वो ज़ीरो तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 1 एक्स आएगा। 1 एक्स आएगा तो वो फीमेल जो है वो टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट होगी, क्योंकि फीमेल के लिए हमें चाहिए डबल एक्स। जब डबल एक्स आएगा तो वो फीमेल सही होगी, मतलब नॉर्मल गर्ल होगी। लेकिन अगर X1 आया, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम में आता है, ठीक है, ये वाला, तो क्या होगा कि पेशेंट जो है वो टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट होगा। यहाँ पे आपको पीपीटी में भी दिखा देता हूँ, ये सारे मतलब सब एक जैसे हैं, सही है, ठीक है। लेकिन आखिरी के जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। जब एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे मिसिंग है तो ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। आई होप इट्स क्लियर। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टर्नर सिंड्रोम में 1 एक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा, और ये जस्ट ओनली फीमेल्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपको एक्स और एक्स इकट्ठे मिलेंगे, मतलब फीमेल और मेल जो पेरेंट्स होते हैं उनके एक्स और एक्स जब आते हैं, ठीक है, तो मतलब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स, तो उनका जो बच्चा पैदा होता है वो गर्ल होती है, ठीक है। अच्छा, जो मेल का एक्स, मेल का वाई सॉरी, और फीमेल का जो एक्स है वो जब एक साथ आते हैं तो वो बॉय प्रोड्यूस होता है, मतलब जो बच्चा होता है वो बॉय होता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में बॉय तो सही है, क्योंकि ये बॉयज़ का डिजीज़ है ही नहीं, लेकिन जब फीमेल होती हैं तो फीमेल में एक्स ओनली 1 आता है और वो एबनॉर्मल फीमेल पैदा होती है। इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अब आते हैं लेनेफ्टर सिंड्रोम पे, ठीक है। एक बीच में रहता है डाउन सिंड्रोम, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। लेनेफ्टर सिंड्रोम जो है ये बॉयज़ का है, ठीक है, मतलब बॉयज़ का डिसऑर्डर है, ठीक है। बॉयज़ लिखें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो मैंने आपको बताया एक्स वाई जब भी आएगा, मतलब जब एक्स वाई जमा होंगे और इसका जो जाइगोट बनेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो होगा बॉय, ठीक है। लेकिन जब लेनेफ्टर सिंड्रोम का बच्चा होता है तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वो ऐसे पैदा होता है एक्स एक्स और वाई, उसमें 2 एक्स होते हैं। तो जब 2 एक्स वाला बच्चा पैदा होगा तो आपको पता है कि डबल एक्स जो कैरेक्टर है वो है फीमेल का, ठीक है, और इसमें मेल के भी कैरेक्टर है। तो ये वो बच्चा होता है जिसमें फीमेल वाले भी कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल वाले कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा है और मेल वाले भी थोड़े बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो बच्चा होता है ये मतलब थोड़ा वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है, और इसमें फीमेल वाले कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, और ये जो है ओनली बॉयज़ में होता है। और ये जो मैं आपको जितने भी सिंड्रोम्स बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके आखिरी 2 सिंड्रोम की वो मतलब डिफेक्ट्स हैं, 45 और 46 क्रोमोसोम्स के डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि 45 और 46 क्रोमोसोम ही आपका जेंडर जो है वो डिसाइड करते हैं। बाकी 44 क्रोमोसोम जो है वो कुछ मतलब आपके मेल और फीमेल होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखें, ये जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे ये 45 और 46 क्रोमोसोम्स पे होंगे। अब इस लेनेफ्टर सिंड्रोम में जो बच्चा होगा, ठीक है, जो बॉय पैदा होगा वो एक्स एक्स वाई के साथ पैदा होगा। तो एक्स एक्स जो है वो तो
फीमेल वाले कैरेक्टर से, लेकिन वाई जो है वो मेल वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो बच्चा होगा ये ज़्यादातर जो है इसमें फीमेल वाले कैरेक्टर होंगे और मेल वाले भी होंगे। इस कंडीशन को हम कहते हैं लेनेफ्टर सिंड्रोम, ठीक है। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम जो है ये मैं आपको बताऊं, ये आपका सेक्सुअल कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। ये आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और ये आपके होता है 21st क्रोमोसोम पे। 21st क्रोमोसोम जो है ये आपका, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑटोसोमल है। 44 तक आपका ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मतलब इसमें जो बच्चा अगर मेल पैदा होगा तो वो मेल होगा, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं, या फीमेल पैदा होगी तो वो फीमेल ही होगी, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो बाकी बॉडी के पार्ट्स में होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आपके पीपीटी में है। ये जो बच्चे हैं ना, ये डाउन सिंड्रोम के अफेक्टेड पेशेंट्स हैं। इसमें मतलब जिस तरीके के ये बच्चे पैदा होते हैं, ये मेल है तो मेल ही होगा, फीमेल है तो फीमेल ही होगी। लेकिन इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या इनका जो फेस स्ट्रक्चर है, इनका जो हेड है, उसमें एबनॉर्मेलिटी होती है, बॉडी के बाकी पार्ट्स में एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है। इसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है या जो जेंडर्स है वो बिल्कुल सही होते हैं, मेल है तो मेल है, ठीक है, फीमेल है तो फीमेल। इसका जो मतलब ये जो कंडीशन है ये स्पेशली 21st जो हमारा क्रोमोसोम है उस पे आता है। 21st क्रोमोसोम का मैंने आपको क्या बताया कि जो इस तरीके के मतलब दो पार्ट्स होंगे क्रोमोसोम के, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल है। अब 21st में जब डाउन सिंड्रोम होता है तो इसमें क्रोमोसोम के पास एक और एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, और कहाँ पे, याद रखें, 21st क्रोमोसोम पे। जब 21st क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम का थर्ड पार्ट आ गया, मतलब वन एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, तो इस कंडीशन को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो बच्चा पैदा होगा वो उसी तरह का होगा जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, ठीक है। ये आप नोट कर ले अपने पास। डाउन सिंड्रोम, लेनेफ्टर सिंड्रोम, इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम है, इनमें फ़र्क क्या है। टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल का डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम जो है वो मेल फीमेल दोनों में हो सकता है और ये कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है। लेनेफ्टर सिंड्रोम जो है वो स्पेशली मेल में होता है, ठीक है, और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसमें जो मेल पैदा होता है वो थोड़ा सा फीमेल लाइक होता है, उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली जो है स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस चैप्टर से जो है स्टार्ट से पहले मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि चैप्टर के अंदर मैं आपको ये चीज़ें फिर नहीं दिखा सकता या मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। तो इसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपको पहले से क्लियर हो, ताकि आगे मैं जब पीपीटी पढ़ाऊँ तो वो मज़ीद जो है मैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन ना करूँ, पहले से ये चीज़ें आपको पता हो। एंड दैट्स ऑल। चलो अब बढ़ते हैं अपने पीपीटी की तरफ। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर से कि जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या चीज़। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ये एक किस्म के डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि ख़ानदान में चले आ रहे होते हैं, और इसीलिए हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि माँ बाप को होते हैं, दादा को होते हैं, परदादा को होते हैं, ठीक है। तो उनसे हमारे ख़ानदान में वो चीज़ें चली आ रही होती हैं, और जिसको हम विरासत कहते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए में मौजूद है। डीएनए में कोई भी एबनॉर्मेलिटी मौजूद है और उसकी वजह से हमें कोई बीमारी होती है और वो ख़ानदान में चली आ रही होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये एबनॉर्मेलिटीज़ जो है या तो सिंगल बेस म्यूटेशन, मतलब ये कि कोई छोटी मोटी कोई जीन में मसला है, कोई छोटा सा कोई मसला है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, या ये सम टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत मतलब इसमें पूरे पूरे क्रोमोसोम्स अक्सर गायब होते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं। तो ये अक्सर जेनेटिकली भी हो सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न भी कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें पैदा हो जाती है, ठीक है। तो इनके दरमियान आपको फ़र्क पता होना चाहिए। अब ये जो एबनॉर्मेलिटी है, कभी कभी ये बहुत बड़ी होती हैं, कभी कभी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन एबनॉर्मेलिटी है तो है, याद रखना है इस चीज़ को।
अच्छा, नंबर सेकंड इज़ कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? पैदाइशी, इनबॉर्न, ठीक है। अब कंजेनाइटल जो है ये वो डिजीज़ है जो कि पैदाइशी आपके बॉडी में मौजूद होती हैं। ये तब होगी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ और अभी प्रेग्नेंट है फीमेल, ठीक है, माँ के पेट में है, तो उस टाइम जो है मतलब कोई एबनॉर्मलिटी हुई, कोई मसला हुआ, तो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो फिर जो बच्चा होगा तो वो एबनॉर्मल हो सकता है, मतलब कंजेनाइटल डिफेक्ट के साथ पैदा हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब पैदा होने के बाद पहले मंथ में, मतलब अभी बच्चे का उम्र सिर्फ 1 महीना ही होता है, कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अक्सर मसले आ जाते हैं, और उसी दौरान अगर उसको कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो उसको भी हम कंजेनाइटल डिजीज़ में काउंट कर सकते हैं। मतलब पैदाइश के पहले महीने में या पैदाइश से पहले अगर बच्चे में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम कंजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का माने मैंने आपको बता दिया है कि क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा कॉपी आना। नॉर्मली 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई का वर्ड आपको शो कर रहा है कि 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। तो जब क्रोमोसोम के कॉपीज़ एक 2 से ज़्यादा हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है, उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। और ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा करती है। मतलब अगर बच्चे में ट्राइसोमी कंडीशन है तो वो आगे जाके जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है। ट्राइसोमी क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का ज़्यादा हो जाना, क्रोमोसोम के कॉपी का ज़्यादा हो जाना, एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मोनोसोमी। मोनोसोमी क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का पता होना चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मलिटी, वो ज़्यादा है, कम है, लेकिन अपने नॉर्मल रेंज में नहीं है, इस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। और जो मोनोसोमी का कंडीशन होता है उसमें स्पेशली क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाते हैं, ओनली 1 कॉपी मौजूद होती हैं। मतलब नॉर्मली 2 होते हैं, जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें 2 होने चाहिए, लेकिन जो मोनोसोमी की कंडीशन है उसमें क्रोमोसोम की 1 कॉपी गायब हो जाती है और ओनली 1 कॉपी जो है वो आ जाती है, ठीक है। बाकी क्रोमोसोम के 2 कॉपीज़ होते हैं, लेकिन इसमें जो है 1 कॉपी होती है। पॉलीसोमी। पॉलीसोमी जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब क्रोमोसोम के कॉपी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा हो जाते हैं, या 3 होते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं, तो 2 से ज़्यादा हो गए, उस कंडीशन को हम पॉलीसोमी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी का भी बता दिया। एन्यूप्लॉइडी मतलब कोई भी एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोम में एग्जैक्ट नंबर नहीं होना। अब वो ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। ज़्यादातर कैंसर सेल में ये चीज़ें होती हैं, ये एबनॉर्मल चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी मतलब एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, अब आते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम क्या चीज़ है? ये स्पेशली फीमेल में होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, और सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल का डिजीज़ है, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम मैंने आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया है। 45 और 46 जो क्रोमोसोम्स है उनका जब डिफेक्ट आता है, कोई नॉर्मेलिटी आती है, तो फीमेल को जो है वो मतलब डिस्टर्ब करता है, उनके अंदर कोई डिसऑर्डर आता है, इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक एक्स क्रोमोसोम जो है मतलब आता है, जो दूसरी साइड पे होता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ओनली 1 एक्स आता है, हालांकि होने चाहिए 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्स जो क्रोमोसोम होता है, मतलब 2 एक्स होने चाहिए, तो एक एक्स मिसिंग है और एक्स मौजूद है, तो इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और एक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी है, वही के मतलब एक्स मिसिंग है और एक्स क्रोमोसोम का मसला है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ मतलब किस वजह से हो सकता है, तो वो तो आपको पहले ही बता दिया है कि एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है या जो डिसऑर्डर है। 45 एक्स मीनिंग दैट एन इंडिविजुअल हैज़ 44 ऑटोसोम्स एंड अ सिंगल एक्स।
45 जो है मतलब 44 उसमें ऑटोसोम पूरे हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उसमें 1x मिसिंग है, मतलब 45x है, लेकिन जो 46 क्रोमोसोम है वो मिसिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं और उससे हमें पता चलता है फिर कि ये कौन सा कंडीशन है। ये आपको वो सारा कुछ बता दिया गया है कि सब मतलब जितने भी क्रोमोसोम है वो सही है, लेकिन आखिरी जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो उसमें एक मिसिंग है। जो 23 पेयर पे आप देखते हैं ना, वो ओनली वन उसमें है, मतलब ओनली वन क्रोमेटिड मौजूद है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मौजूद नहीं है। कैरियोटाइप में आप देख सकते हैं। इस कंडीशन को हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे हैं, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है कि स्पेशली जब नॉन डिसजंक्शन होता है। डिसजंक्शन क्या होता है कि जब आपका सेल डिवाइड होता है तो उसी तरह क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स ना आपस में मिक्सअप होके एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। जब ये डिवाइड होते हैं तो उसी दौरान कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है और उसकी वजह से जो एक्स क्रोमोसोम है वो सही से सेपरेट नहीं होते, तो इस कंडीशन को फिर हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा जी, ये जो कंडीशन है ये स्पेशली फ़ीमेल का कंडीशन है। तो पता है आपको कि फ़ीमेल के जो ओवरीज होते हैं उनमें एग प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो एग है इस कंडीशन में एग एबनॉर्मल होती है और जो स्पर्म है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो मेल की तरफ से आ रहा है, तो मेल में तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। लेकिन जो डिसऑर्डर है वो एग में है। ठीक है। जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ही डिसऑर्डर होता है फीमेल की तरफ से। मतलब दो डबल एक्स होने चाहिए, लेकिन जो है वहाँ पे 1x आता है, तो इसकी वजह से आगे फिर मसला होता है। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं कि इसके जो जो अफेक्टेड पर्सन होते हैं, जो फीमेल होते हैं, वो शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कद में होते हैं। ठीक है। 143 टू 145 उनका कद होता है, इतना सेंटीमीटर होता है। ठीक है। उसमें कोई ओवेरियन फंक्शन वगैरह नहीं, मतलब वो आगे एग्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। अक्सर उनमें जो है थायराइड का मसला होता है, डायबिटीज़ का मसला होते हैं बहुत सारे, और स्ट्रेस, इमोशनल डिप्रिवेशन, मतलब इमोशनली रहते हैं, स्ट्रेस होती है। ठीक है। और उसके अलावा जो है उनको और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे किडनीज़ ख़राब होते हैं, अक्सर हार्ट कंडीशंस होते हैं, लंग्स और इंटेस्टाइन के बहुत सारे मसले होते हैं उनको। तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम फ़ीमेल में सिर्फ सेक्स का ही मसला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। बोन डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो मेंटली भी बहुत वीक होते हैं, मतलब चीज़ें सीखने में उनको बहुत मुश्किल होती है, वो सही से आसानी से नहीं सीख सकती। और स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि जो हिसाब किताब का वो होता है ना, कि मतलब ऐड करना है, माइनस करना है, मैथ्स में जो है वो ज़्यादा वीक होती हैं। तो ये जो फीमेल्स होती हैं इनको सेक्सुअलिटी के अलावा, जो सेक्सुअल मसला है उनको, उसके अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस है जो कि यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है। इसका डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं कि मतलब चाइल्डहुड में ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और इसका ना एक कैरियोटाइप टेस्ट होता है। कैरियोटाइप टेस्ट क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम का एक पूरा नक्शा तैयार किया जाता है लेबॉर्ट्री में। ठीक है। मतलब आपके ब्लड से डीएनए लेके जो क्रोमोसोम होते हैं आपके, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर निकाला जाता है। फिर जब हम उनको देखते हैं तो उनमें जो भी नॉर्मेलिटी होती है वो हमें नज़र आ जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ठीक है। तो जो भी एबनॉर्मेलिटी है वो आपके क्रोमोसोम्स में सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है। ये होते हैं कैरियोटाइप टेस्ट। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो ग्रोथ हार्मोन देते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन देते हैं। कार्डियक सर्जरी करते हैं अगर ज़रूरत है तो, क्योंकि उनको हार्ट के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, ताकि वो ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस ना हो। ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये हेरेडिटी है, मतलब माँ बाप से आता है या नहीं। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट यूजुअली हेरेडिटी। जेनेटिक का मतलब ये कि
माँ बाप से अक्सर आपको नहीं मिलता, बल्कि अगर आपके परदादा, फोर पेरेंट्स होते हैं बहुत, मतलब परदादा वगैरह, ठीक है, अगर उनमें मौजूद है तो शायद आपको हो जाए। अगर आपके माँ बाप में है तो उनसे आपको लगने की ज़्यादा चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आपके फोर पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, अगर उनमें ये डिजीज़ किसी टाइम पे थी तो फिर आपको लगने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ ख़ास एग्जैक्ट कॉजेज़ जो है वो मालूम नहीं है, मतलब इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के, इन्वायरमेंट में क्या ऐसी तब्दीली आती है या बॉडी में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो स्पेशली इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल तो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि मतलब वो बच्चे आगे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं द सेकंड डिसऑर्डर दैट इज़ लेनेफ्टर सिंड्रोम। लेनेफ्टर सिंड्रोम जो है, जैसे कि मैंने आपको टर्नर का बताया, टर्नर सिर्फ फीमेल में होती है वो डिजीज़। जो लेनेफ्टर सिंड्रोम है ये मेल में होता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है कि जो बॉय प्रोड्यूस होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कॉपी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे आपने और क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो स्पेशली फीमेल वाले कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। तो जब मेल में ये एक्स क्रोमोसोम एक ज़्यादा आता है तो उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर ज़्यादा होने लगते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। मतलब मेल में जो है एक्स वाई सेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो लेनेफ्टर सिंड्रोम का बच्चा होता है उसमें एक्स एक्स वाई आता है, मतलब डबल एक्स वाई आता है। इसी कंडीशन में जो है, मतलब एक्स एक्स तो फीमेल कैरेक्टर है तो उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर भी होते हैं, और वाई मेल कैरेक्टर है तो मेल वाले भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये लेनेफ्टर सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है इस तरीके से होता है। अच्छा जी, इसमें जो है अदर नेम क्या क्या हो सकते हैं कि डबल एक्स वाई सिंड्रोम है, डबल एक्स वाई ट्राइसोमी है, या 3+X क्रोमोसोम्स है, ये कुछ नाम हो सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1000 में से या 500 बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि लेनेफ्टर सिंड्रोम का शिकार होता है। बहुत रेयर है, ठीक है, मतलब 1000 या 500 बच्चों में से ऐसा होता है। ज़्यादा रेयर भी नहीं है लेकिन मतलब कॉमन नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा जी, हाउ लेनेफ्टर सिंड्रोम आकर ये किस तरीके से होता है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ड्यूरिंग डिवीजन सेक्स क्रोमोसोम में ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो जब वो ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से जो है रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन जो है वो उसमें एरर आ जाती है। एरर आ जाती है तो नॉन डिसजंक्शन का रिज़ल्ट जो है वो गलत हो जाता है, और इस वजह से डबल एक्स वाई का एक वो बन जाता है, एक बच्चा बन जाता है। जब वो पैदा होता है, ठीक है, तो फिर उसमें फीमेल वाले कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। एडल्टहुड में फिर जाके उसका पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको सारी उसके फिज़िकल सिम्टम्स बताए गए हैं कि कौन कौन से फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे उसके जो लेग्स है वो लॉन्ग होंगे, ठीक है। हिप्स जो एरिया है, पेल्विक एरिया, वो थोड़ा सा बड़ा होगा लाइक फीमेल्स, ठीक है। ब्रेस्ट जो होंगे वो इनलार्ज होंगे। बॉडी हेयर उसमें बहुत कम होते हैं। स्मॉल टेस्टिकल्स होते हैं। मसल्स बॉडी में बहुत कम, मतलब लेस मस्कुलर होता है, और बोन्स जो है वो वीक होते हैं। ये लेनेफ्टर सिंड्रोम के सारे साइन सिम्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज सिम्टम, मतलब उनमें जो है जब बच्चा होता है तो बच्चा जैसे नॉर्मली बात करना स्टार्ट कर देता है, तो जो लेनेफ्टर सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो बात करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, मतलब बहुत देर से बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा वो अपने सोच और अपनी ज़रूरियात जो है वो लोगों के सामने आसानी से नहीं रख पाते, उनको मुश्किल होती हैं। उनको पढ़ने में मसला होता है, ठीक है, और अक्सर सुनने में मसला होता है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम है वो मतलब नॉर्मल सेक्स लाइव्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इनफर्टाइल होते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते। टेस्टोस्टेरॉन जो उनका लेवल होता है, जो मेल हार्मोन है, वो बहुत कम होता है क्योंकि उनमें फीमेल वाले कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनको हम ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? सबसे पहले तो हम इनको टेस्टोस्टेरॉन थेरेपी देते हैं, मतलब जो मेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ठीक है, वो देते हैं, ठीक है। अगर हम ये हार्मोन उनको प्यूबर्टी के स्टेज पे दें, ठीक है, मतलब जब बालिग होता है उनको,
तो इस चीज़ की एबनॉर्मेलिटी या जो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जो एबनॉर्मेलिटी है उसकी कम होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वो आगे जाके मतलब बच्चा पैदा कर सकें, ठीक है। और जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो उनको जो है मदद कर सकते हैं कि वो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट करें, मतलब बच्चा पैदा करने में उनको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मतलब ये पॉसिबल है कि उनके बच्चे पैदा हो अगर उनको केयरफुली ट्रीट किया जाए, उनको हार्मोन थेरेपी सही दी जाए, ठीक है। तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि वो आगे बच्चे पैदा कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसका जो लाइफ़स्टाइल होता है, मतलब लेनेफ्टर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं उनका लाइफ़स्टाइल कैसे होता है। अच्छा जी, ये जो लेनेफ्टर सिंड्रोम के जो मरीज़ होते हैं इनको बैठने में, चलने में और क्रॉल करने में मसला होता है, ठीक है, जो कि आम बच्चे करते हैं। ज़्यादातर जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत उनका जो हाइट होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेस मस्कुलर होते हैं, मसल बॉडी में कम होते हैं, बोलने में मसला होता है और बहुत ज़्यादा अक्सर बहुत खामोश होते हैं, क्वाइट होते हैं और कुछ नहीं मांगते, मतलब फैमिली से भी ऐसा अनडिमांडिंग होते हैं, ज़्यादा कुछ मांगते भी नहीं है। और सबसे पहली बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बहुत कम होता है। ये बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब वो एडल्ट होते हैं तो दिखते तो नॉर्मल है लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या वेन डिजीज़ हो सकते हैं। अक्सर उनके दांत भी ख़राब होते हैं या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा वो इनफर्टाइल होते हैं और रीडिंग और राइटिंग में भी उनको मसला होता है, अक्सर नहीं कर पाते आसानी से। और इसके अलावा जो सोशल लाइफ, मतलब जो लोगों के साथ रब्ता और ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम होता है। अक्सर फैमिली में भी उनका जो है ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब फैमिली के साथ भी उनका जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कैरोलीन पॉसी ट्रिपल एक्स वाई का जो डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपको एग्जांपल दिया गया है, किस तरीके के जो है लोगों ने अपने आप को चेंज किया। जैसे कि ये आपको बताया गया है कि ये जो गर्ल आपको नज़र आ रही है ये स्पेशली जो है मतलब लड़का पैदा हुई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने आप को चेंज किया और अपनी जो है अंडरवेंट सेक्स सर्जरी, मतलब अपना जो है चेंज करवाया, सर्जरी की, ठीक है। और ये एक मूवी में भी आई है जो कि जेम्स बॉन्ड का जो सीरीज़ है, ठीक है, फॉर योर आइज़ ओनली, ये एक मूवी है, ठीक है, उसमें ये लड़की है। आप देखना चाहते तो देख ले, उसमें जो है ये आपको गर्ल जो नज़र आती हैं ये स्पेशली जो इससे पहले जो हमने लेनेफ्टर सिंड्रोम पढ़ा उसका शिकार है, मतलब शिकार थी। फिर इसने क्या किया कि सेक्स सर्जरी करवाई, ऑर्गन्स चेंज करवाए और एज अ फीमेल इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो प्रोसीड की, ठीक है। इसके अलावा दूसरा भी आपको बताया गया है कि जो लेली एल्बी है ये भी एक फीमेल, मतलब मेल लेनेफ्टर सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी। तो पहले पेशेंट्स थे लेनेफ्टर सिंड्रोम के, ठीक है, जब पहले पहले पता चला था कि लेनेफ्टर सिंड्रोम भी कुछ है, तो उस दौर में ये लेली एल्बी का जो है वो पता चला था। और इन्होंने भी वो सर्जरी करवाई, टेस्टिकल वगैरह रिमूव करवाए, आर्काइटेक्टोमी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो टेस्टिकल रिमूव करवाए और एज अ मॉडल जो है वो अपना करियर वो चलाती रही, ठीक है। तो ये मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मोटिवेशनल वो एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कि अगर कोई अ, बच्चा है जो कि लेनेफ्टर सिंड्रोम के साथ पैदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इमोशनली डिस्ट्रेस करें, उनको हम जो है वो अ, मतलब गंदे नज़रों से या फिर हकीर नज़रों से देखें। वो अपनी लाइफ को अगर चाहे तो बहुत बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि आपको ये दो एग्जांपल दिए गए। अच्छा, अब आते हैं डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्राइसोमी है, क्योंकि इसमें एक कॉपी ज़्यादा है, ठीक है। और ये स्पेशली 21 क्रोमोसोम पे होता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें जो है एक कॉपी ज़्यादा होती है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं है,
ये ओनली आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं बाकी के, उनमें कोई मसला आता है, जैसे फेशियल फीचर्स ख़राब होते हैं, कोई और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब दिमागी तौर पर वो सही नहीं होते, ठीक है, थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये स्पेशली डाउन सिंड्रोम, ये आपके जो पेशेंट्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के, वो सेक्सुअली सही होते हैं, मतलब मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है, उनमें कोई सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। इनमें जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स है ना, उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम आपको बताए गए हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ट्राइसोमी 21 है तो वो तो डाउन सिंड्रोम है कि 21 क्रोमोसोम पे मसला है, और 95% ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 95% होते हैं जितने भी पेशेंट डाउन सिंड्रोम के होते हैं, ज़्यादातर ट्राइसोमी 21 के ही शिकार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है सेसिज्म है, ठीक है, इसमें जो है 1 to 2% होता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें जो है 21st क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स अलग होते हैं और जाके 46 क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, जो कि एक अलग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बनाते हैं, और उस कंडीशन में जो है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर जो डाउन सिंड्रोम का इफेक्टेड बच्चा होता है, उसमें 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रांसलोकेशन है, तो ट्रांसलोकेशन 3 to 4% होता है, ये भी मतलब बहुत कम है, ठीक है। और इसमें 21st क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ होता है, मतलब टूटता है, और इसके कुछ पार्ट जो है आके 14 क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कुछ 3 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें जो है कॉजेज़ क्या है वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 21 क्रोमोसोम में एक कॉपी ज़्यादा आ जाती हैं, 3 पार्ट्स बन जाते हैं, तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। साइन सिम्टम क्या है इसके, कि जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, आइज़ ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, ये नेक शॉर्ट होती हैं बिल्कुल। इसके अलावा उनके ईयर जो है वो एबनॉर्मल शेप के होते हैं। टंग वो सही से, मतलब टंग उनकी ख़राब होती हैं, बातें सही से नहीं कर पाते। हेड जो है उनका छोटा होता है, ठीक है। अक्सर उनके जो मतलब हथेलियाँ वगैरह होते हैं उनमें भी मसला होता है। छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, शॉर्ट फिंगर होते हैं, ठीक है। अक्सर जो आंखों का आइरस होता है ना, तो उसमें भी अक्सर मसले आते हैं, वाइट स्पॉट्स उसमें नज़र आते हैं, मतलब सफ़ेद दाग धब्बे उनके आइज़ में नज़र आते हैं, स्पेशली जो ब्लैक एरिया होता है आइरस आइज़ का, ठीक है। अच्छा, मसल्स उनके ख़राब होते हैं, बोन में उनके मसले होते हैं, एक्सेसिव फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ये वक्त के साथ साथ इनके साइन सिम्टम माइल्ड से सीवियर की तरफ जाते हैं, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं, ठीक है। और मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, ठीक है, और फिज़िकली भी बहुत स्लो होते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा उनको हार्ट डिजीज़ भी होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, सीलिएक डिजीज़ हो सकती है, मतलब जो बॉडी के और मसले होते हैं, ठीक है। आइज़ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन हो सकते हैं, स्केलेटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया आपने पढ़ा होगा कि मेमोरी लॉस वगैरह, ठीक है, मतलब कुछ याद नहीं रहता ज़्यादा देर तक। और इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे निमोनिया होगा, लंग डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा उनका इम्यून सिस्टम जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो ज़्यादा बीमारियां लगने के चांसेस होते हैं उनको। अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब जो किन वजूहात की वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैटरनल एज, माँ है, ठीक है, जिससे ये बच्चा प्रोड्यूस होता है, उनका उम्र अगर 40 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उनको ये मसला हो सकता है, क्योंकि बच्चे पैदा करने का भी एक उम्र है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा 40 के ऊपर जा रहा है तो उनके फिर जो बच्चे पैदा होंगे उनमें ज़्यादा चांसेस इस डाउन सिंड्रोम के बच्चों के हो सकते हैं। या अगर पिछले कोई ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं किसी के जो कि डाउन सिंड्रोम में पैदा हुआ है, ठीक है, तो आगे आने वाले बच्चों में भी ये ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा अगर पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो कि डाउन सिंड्रोम है, तो उनके बच्चे भी डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसके कुछ स्क्रीनिंग और डायग्नोजिंग टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, जो कि तकरीबन 15 वीक तक, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं उनको 15 वीक गुजर जाते हैं, उसके बाद एक टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लेते हैं उससे, वोम से, यूट्रस से, ठीक है। और क्यों लेते हैं? ताकि उनसे ट्यूब को टेस्ट करके पता चले कि बेबी का जो हेल्थ कंडीशन है वो सही है या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट बच्चे की एबनॉर्मेलिटी या हेल्थ कंडीशन देखने के लिए करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है क्रायोनिक वेलस सैम्पलिंग, जिसको हम CVS कहते हैं, ये तकरीबन 9 से 14 वीक के दरमियान किया जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, याद रखें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा से कोई भी टिश्यू वगैरह लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, जो बेबी है, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब उसके क्रोमोसोम बिल्कुल सही है या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये 2 टेस्ट हो गए, पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा जी, इसके अलावा परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग करवाते हैं, तो इसमें भी ब्लड लेते हैं, ठीक है। और वो चेक करते हैं कि आगे जो मतलब बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह, ये सारे जो टेस्ट है उसी एबनॉर्मेलिटीज़ के हवाले से की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले जो मतलब फिर उसके बाद न्यू बॉर्न्स के जो टेस्ट होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बेबी का अपीयरेंस, मतलब जिस तरीके से वो उसकी शक्ल है, जिस तरीके से वो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। उसका कैरियोटाइप का तो मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम वगैरह देखते हैं कि 21st पे कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वगैरह तो नहीं है, जो कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट करवाते हैं फॉर द न्यू बॉर्न्स, जब बच्चा नया नया पैदा होता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देयर इज़ नो मेडिकल क्योर फॉर डाउन सिंड्रोम, मतलब कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको हम जो है मेडिकल असिस्टेंस देते हैं। जब अर्ली एज में हम इनको मेडिकल असिस्टेंट देते हैं, ठीक है, उनके सेहत का ख़्याल रखें और उनको जो है अच्छे से अच्छा मेडिकल असिस्टेंस दें, तो उनकी जो है लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और ये होता है कि मतलब वो एक अच्छी लाइफ उसके बाद गुजार सकते हैं। ज़्यादातर जो है कोई ख़ास मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन उनका हम ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन इसके अलावा जो है इनको वही बोलने में मसला होता है, या अगर आप उनको बोलने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। फिज़िकल थेरेपी मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह उनकी बॉडी मूव करवाने में हेल्प करोगे। एक्यूपेशनल थेरेपी और मतलब जो भी उनकी बॉडी के लिए हेल्प चाहिए, ठीक है, उनको मूव करने में, बोलने में, लिखने में, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनके लिए ना स्पेशल स्कूल्स भी होती हैं जिनको मतलब सिखाया जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो इनके लिए अलग स्पेशल किस्म के स्कूल्स होते हैं। अच्छा जी, ये जो है प्रोग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, मतलब इनको जो है फैलाने से कैसे रोकते हैं, या जो फैलते हैं तो कैसे फैलते हैं। द जनरल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल विद डाउन सिंड्रोम, मतलब इनको जो है इनके लिए लाइफ जो है अभी बेहतर हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये अभी इनकी तादाद बढ़ती है या इनकी उम्र जैसे बढ़ती है, तो वो हेल्दी फील होने लगते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और वगैरह ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो इसलिए उनकी लाइफ अभी बेहतर हो रही है, वो ज़्यादा देर तक जी पाते हैं और वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कोपिंग स्किल्स है। कोपिंग स्किल मतलब किसी बीमारी से, किसी कंडीशन से कैसे निकलना है, ठीक है। तो जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर स्केरी होते हैं, मतलब ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और दूसरे लोग भी अक्सर उनको देख के थोड़े से इमोशनल डिस्ट्रेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बारे में जो है डिसेबिलिटीज़ होती हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आपने क्या करना है, आप मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस ले सकते हैं। यहाँ अब आपको बताया गया है कि अगर कोई बच्चा है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिसेबिलिटीज़ के साथ है तो आपने क्या करना है।
सबसे पहले तो आप कोई प्रोफेशनल्स का टीम जो है वो असम्बल करोगे, मतलब डॉक्टर्स वगैरह असम्बल करोगे, इकट्ठे करोगे, उनको दिखाओगे, ठीक है। और फैमिलीज़ के साथ जो है आप उनका कांटेक्ट करोगे। और इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम के बारे में लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई होती हैं, उन पे आपने बिलीव नहीं करना है, मतलब किसी के बात पे यकीन नहीं करना है। जो मसला होगा, जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी, उसको आप जस्ट ट्रीट करेंगे और उनको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप ट्रीट करेंगे, ठीक है, जो भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अच्छा, आप उनका नर्सिंग केयर कैसे करोगे? तो ये तो सबको पता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर अच्छा रखोगे, ठीक है। जब बच्चा न्यूनेटल होता है स्पेशली, न्यूट्रिशनल नीड्स उनके पूरे करोगे, उनको जो है हियरिंग में हेल्प करोगे, देखने में हेल्प करोगे, क्योंकि साइट और हियर उनका अक्सर मसला होता है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी उनकी ख़राब होती है, मतलब वो सोचने से कासिर होते हैं, दिमाग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में मसला होते हैं, मोटर स्किल्स ख़राब होते हैं, मतलब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, उनकी कद बढ़ती है, ठीक है, वो बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें सही नहीं होती, मतलब नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आप फैमिली को जो है बहुत सारी चीज़ें बताओगे कि इनका आपने कैसे ख़्याल रखना है, उनका मेंटल डेवलपमेंट आपने कैसे करवाना है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। मोटर स्किल वही मैंने आपको बता दिया कि मेंटली वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस रहता है, अच्छा नहीं होता, तो आपने असेसमेंट वगैरह करना है, मतलब उनका ख़्याल रखना है। इसके अलावा बोलने में हेल्प करोगे, हियरिंग और विज़न वगैरह में हेल्प करोगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी है, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, आप क्या-क्या देखोगे? कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आया, तो उनमें आप कौन-कौन से साइंस सिम्पटम्स और वो चीज़ें देख सकते हो? जैसे कि उनका जो न्यूट्रिशन है, वो नॉर्मल बॉडी से कम होता है, ठीक है? मतलब जो नॉर्मल बंदा होता है, ठीक है? तो उनसे कम होता है, ठीक है? न्यूट्रिशनल लेवल मतलब उनका अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसकी वजह से या इसलिए इसके अलावा जो है उनको इंजरी के बहुत सारे ख़तरात हो सकते हैं, ठीक है। हियरिंग डिसेबिलिटी होती है, इसके अलावा जो है वो फाइनेंशियली अगर फैमिली अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से भी उनको बहुत सारे मसले हो सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन मतलब लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आपने करना क्या-क्या है कि उनको साँस लेने में रिस्पायरेटरी फंक्शन ज़्यादा करवाना है, इंजरी से बचाना है, मोबिलिटी उनकी ज़्यादा करवानी है कि वो हरकत करे, इम्मोबाइल ना रहे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ है तो उनको ख़त्म करवाना है, साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो आप देख सकते हैं। इंटरवेंशंस मतलब किन-किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है, इसके अलावा ये देखना है कि बच्चा जो खा रहा है वो सही से स्वॉलो करे। आपने पेरेंट्स को बताना है कि उनको अच्छे से खिलाएँ, अच्छा फूड दें, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें, अच्छा एजुकेशन दें, ठीक है। ये उनको हियरिंग और विज़न वगैरह में एक्सरसाइज़ करवाएँ, रेगुलरली हेल्प करवाएँ ताकि पता हो पेशेंट को, ठीक है, और उनके पेरेंट्स जो है वो हेल्पफुल हो। इंटरवेंशन सारी बताई गई हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को जो है वो मोटिवेट करने के लिए आप क्या-क्या करोगे, ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले बता दिए हैं। इवैल्यूएशन जो है मतलब नतीजा क्या आएगा कि बच्चे को आप खिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, उनके वही हियरिंग और विज़न के मसले होते हैं, तो वो आप आसानी से मालूम कर सकते हो। जब आपको पता चलेगा तो उसके मुताबिक फिर आप आगे जाके उनको ट्रीटमेंट करवा सकते हो। फैमिलीज़ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वही है कि एयरवे जो है ब्लॉक हो सकता है, इंजरी की वजह से कोई स्पाइनल कॉर्ड में मसला आ सकता है, एंडोकार्डियटिस हो सकता है, आई प्रॉब्लम हो सकते हैं, हियरिंग लॉस, हार्ट प्रॉब्लम, बहुत सारी जो कि मैं पहले से ही बताता हुआ आ रहा हूँ, सारी वही चीज़ें हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।